Nothing is impossible. The word impossible itself say I am possible. Hello students, I am CA जागृति जैन और हम कर रहे हैं CA फाउंडेशन में पार्टनरशिप अकाउंटिंग। यहाँ हमारा चल रहा है यूनिट नंबर 5, जहां आज हम करेंगे ICAI स्टडी मटेरियल का एग्जाम्पल नंबर 1। तो हम स्टार्ट करते हैं ICAI स्टडी मटेरियल का एग्जाम्पल नंबर 1। आपका क्वेश्चन क्या कहता है? द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ ओम एंड कंपनी इन विच XYZ वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 1:2:2। देखो 3 पार्टनर्स है, उनका रेशियो क्या है? 1:2:2। और इनकी बैलेंस शीट कब एंड होती है? 31 मार्च को। ओके, जेड की डेथ हो गई कब? 31 दिसंबर को। यानी बुक्स बंद करने के कितने टाइम बाद? 9 मंथ बाद जेड की क्या हो गई? डेथ हो गई। अब आपको बैलेंस शीट दी गई, बैलेंस शीट में आपके क्या काम की चीज है? जनरल रिजर्व। ये कहाँ आ जाएगा? ये आपके कैपिटल अकाउंट में आएगा। अब देखो नीचे आपको क्या कह रखा है? नीचे कह रखा है goodwill is to be calculated at the rate of a 2-year purchase on the basis of a average of a 3-year profit and loss। तो आपको गुडविल कैलकुलेट करने के लिए क्या दे रखा है? नंबर ऑफ ईयर्स दे रखे हैं। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं? 2। तो जब आप 2 को इंटू कर लोगे किससे? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितने साल का? 3 ईयर का। तो 3 ईयर के एवरेज प्रॉफिट को जब आप 2 से इंटू कर लोगे तो आपकी क्या आ जाएगी? गुडविल आ जाएगी। द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द 3 ईयर आपको दिए हुए हैं 2022, 21 एंड 20 का। प्रॉफिट फॉर द पीरियड फ्रॉम 1/4/2022 टू 31 दिसंबर 2022। देखो हो क्या रहा है, आपके बुक्स कब क्लोज हुई? आपकी बुक्स क्लोज हुई 31 मार्च 2022 को। और जेड की डेट कब हुई? जेड की डेट हुई है 31 दिसंबर 2022। तो देखो इस दिन जेड की डेथ हो गई, यानी इससे पहले तो 9 मंथ तक तो क्या जेड ने आपकी फर्म में काम किया होगा, तो इसको इस पीरियड का क्या मिलना चाहिए? प्रॉफिट में हिस्सा मिलना चाहिए। तो इसके लिए क्या कहा है कि प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना होगा? देखो क्या लिखा हुआ है? शेल बी असर्टेन proportionately on the basis of average profit and loss of the preceding 3 year। यानी प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट आप कैसे मान लोगे? प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट आप मानोगे एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर। यानी जो 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट आ रहा है ना, उसे ही आप क्या मान लोगे? प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट। आगे कहा है ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2022 अ कार कॉस्टिंग 40,000 रुपीज वॉज परचेज ऑन 1/4/2021। यानी आपने 2021 को एक कार परचेज की है, कितने की? 40,000 रुपीज की। एंड डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। देखो कार परचेज की है ना, तो ये आपका कौन सा खर्चा हो जाएगा? ये आपका खर्चा होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन आप लिख के क्या आए हो? आपने इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया है और पीएनएल में लिख दिया, जबकि आपको लिखना कहा था? आपको लिखना था इसको बैलेंस शीट में ऐसे शो करनी थी। तो ये गलती आपसे हुई है। आगे क्या कह रहा है? अकाउंट ऑन विच डेप्रिशिएटेड इज टू बी कैलकुलेटेड एट 20% पर एनम। और इस पर आपको डेप्रिशिएशन भी कैलकुलेट करना था। और किस मेथड से? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, यानी WDV मेथड। दिस एसेट्स इज टू बी ब्राउट इनटू अकाउंट एट द डेप्रिशिएटेड वैल्यू। अदर थिंग्स आपको दी गई है रिवैल्यूएशंस की, और आपको कैलकुलेट क्या करना है? 3 पॉइंट दिए हुए हैं। तो देखो पहले क्वेश्चन में क्या कह रखा है ना, उसको अपन थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। आपको 3 साल दिए हुए हैं, 1, 2, 3। आपको 3 साल दिए गए। ये आपका 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2021 और 31 मार्च 2022। तो आपको क्या कहा गया है कि आपने 1 अप्रैल 2021, यानी कि यहाँ पर इस पॉइंट पर आपने क्या की है? कोई एसेट्स खरीदी है, और उस एसेट्स का क्या किया आपने? यहाँ पर आपको एसेट साइड में लिखना था, लेकिन आपने क्या लिख दिया? पीएनएल में लिख दिया। यानी आपको शो क्या करना था? आपको बैलेंस शीट में एसेट शो करनी थी, कितने की? 40,000 रुपीज की। लेकिन आपने क्या कर दिया? आपने पीएनएल में इसको एक्सपेंसेस साइड में लिख दिया, यानी 40,000 रुपीज का आपने खर्चा बता दिया। और क्या होगा? इस पर पूरे साल का क्या लगना चाहिए था? डेप्रिशिएशन
तो डेप्रिसिएशन किस रेट से लगता, 20% से, यानी 8000 का आपका डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था। यानी पीएनएल में कितने आने चाहिए थे, पीएनएल में तो ओनली 8000 आने थे आपके डेप्रिसिएशन के, लेकिन आप लिख के कितने आए हो, 40,000 रुपीज। तो देखो क्या हो गया, क्या गलती यहाँ पर हुई है, आपने इस साल के प्रॉफिट में कितने ज़्यादा लिख दिया एक्सपेंसेस, 32,000 रुपीज़। कैसे, देखो तुमने लिख दिया पीएनएल में 40,000 रुपीज़, लेकिन लिखने कितने थे दीदी, हमको पीएनएल में लिखने थे ओनली कितने, 8,000 रुपीज़, बिकॉज डेप्रिसिएशन का खर्चा तो कितना आया, 8,000, यानी कितने ज़्यादा लिख कर आए हो, 32,000 रुपीज़ तुमने पीएनएल में ज़्यादा लिख दिए हैं। यानी ये जो तुमने 31 मार्च 2022 का प्रॉफिट दे रखा होगा ना 30,000, इसमें तुम्हें 32,000 रुपीज और ऐड करने पड़ेंगे। फिर से रिपीट कर रही हूँ एक बार, अच्छा एडजस्टमेंट है, इस एडजस्टमेंट पे आप एलडीआर मार्क कर दो, क्योंकि पूरे क्वेश्चन की जान ही इस कार के एडजस्टमेंट वाले पॉइंट में है। तो देखो हुआ क्या, 1 अप्रैल 2021 को तुमने कार खरीदी है, तुम्हें लिखना था, करना क्या था, राइट थिंग है, ये बैलेंस शीट में 40,000 लिखना था, लेकिन तुमने क्या कर दिया, गलत क्या किया, पीएनएल में 40,000 रुपीज लिख दिए। अगर तुम सही चीज करते, 40,000 रुपीज बैलेंस शीट में दिखाते, तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता क्या रेट से, 20% से, यानी 8,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन लगता, जो आपके पीएनएल में जाता। यानी अगर आप शॉर्ट में देखो तो आपको पीएनएल में कितना लिखना था, पीएनएल में हमको लिखना था 8,000 रुपीज, लेकिन हमने लिख कितना दिया, हमने लिख दिया 40,000 रुपीज, यानी कितने ज्यादा एक्सपेंसेस लिख दिए, 32,000 रुपीज के एक्सपेंसेस ज्यादा लिख के आए हो, यानी प्रॉफिट तुम्हारा 32,000 से कम हो गया होगा। तो जब तुम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे ना, तो सही प्रॉफिट लोगे, जो गलती आपने की ना उसको सुधारने के बाद जो प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट तुम लोगे। तो यानी तुम्हारा 2022 का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। ओके, तो आपको क्वेश्चन में पूछा क्या है, फर्स्ट थिंग आपसे पूछिए कैलकुलेट गुडविल एंड जेड शेयर इन द प्रॉफिट। तो फर्स्ट थिंग आपको क्या कैलकुलेट करनी है, आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। और गुडविल कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या बोला है, गुडविल कैलकुलेट करने के लिए कहा है कि आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने लेने, 2, और एवरेज प्रॉफिट निकालना है कितने साल का, 3 ईयर का। यानी आपका पॉइंट नंबर 1 आप डालेंगे और लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ अ गुडविल। और गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं, 2 को इंटू किससे करना है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर। अब आपको कैलकुलेट करना है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले आप क्या करोगे, जो 2022 में गलती हुई ना प्रॉफिट कैलकुलेट करने में, उसको आप सुधारो। ओके, तो आप फर्स्ट हेडिंग क्या डालोगे, एडजस्टेड प्रॉफिट, यानी कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट, कौन से ईयर का, 2022 का, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट ऑफ 2022। तो देखो आपको स्टार्टिंग में प्रॉफिट कितना दे रखा है, 30,000। ओके, तो देखो प्रॉफिट क्या गिवन है वो लिखो सबसे पहले। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितना है, 30,000 रुपीज। तो आप लिख दीजिए 30,000। अब इसमें एडजस्ट क्या कर लोगे, कार की वैल्यू को एडजस्ट कर लोगे, तो करो। सबसे पहले क्या लिखोगे, ऐड करोगे, क्योंकि कार की जो कॉस्ट है वो आपने प्रॉफिट एंड लॉस में लिख ली, जबकि लिखनी कहाँ थी, बैलेंस शीट में। तो आपने आपका प्रॉफिट डिक्रीज कर दिया, तो फिर से आप कार की कॉस्ट को ऐड कर लोगे। तो कॉस्ट ऑफ कार ऐड करो, कितनी है, 40,000 रुपीज। लेकिन अगर ये कार आप बुक्स में लाते तो इसके ऊपर क्या डेप्रिसिएशन भी लगाते, तो यहाँ पर लेस कर लोगे क्या, आप डेप्रिसिएशन किस रेट से, एट द रेट 20%। तो 40,000 का 20% कितना हो जाएगा, 8,000, यानी एडजस्ट कितना होगा प्रॉफिट आपका, 32,000। यानी 2022 का आपका एडजस्टेड प्रॉफिट कितना आ गया, 62,000। अब आप क्या करोगे, सेकंड पॉइंट में आप कैलकुलेट करोगे कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के लिए क्या करोगे, तीनों साल के प्रॉफिट को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दोगे। तो 2020 का प्रॉफिट लिखोगे, 21 का लिखोगे और 2022 का लिखोगे। तो 22 का तो प्रॉफिट हमने अभी कैलकुलेट किया, एडजस्टेड प्रॉफिट कितना है, 62,000। अब 2020 और 21 का देखो कितना है, 20 का है आपका 10,000 रुपीज़ का लॉस, और 21 का कितना है, 21 का है 20,000 रुपीज़ का प्रॉफिट। तो यहाँ पर लिख दो
₹10,000 का तो आपका क्या आ जाएगा, लॉस। और 2021 में आपका कितना प्रॉफिट आ गया, ₹20,000 का। तो अब मुझे बताओ टोटल ऑफ प्रॉफिट कितना आ रहा है, ₹72,000। अब इसको किससे डिवाइड कर दोगे, डिवाइड बाय 3 कर दोगे तो आपके क्या निकल के आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर कितना आया, ₹72,000। डिवाइड 3 किया तो आपके निकल के आ रहा है 24,000, यानी एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया 24,000। और इसको जब आप 2 से इंटू करोगे तो आपकी क्या आ जाएगी, गुडविल। और गुडविल कितनी आई है, 48,000। ओके, नेक्स्ट थिंग आपसे क्या पूछी है, आपको जेड का शेयर कैलकुलेट करना है इन द प्रॉफिट। तो सबसे पहले देखोगे इस साल के प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के लिए क्या कहा है, ये लाइन है इसके लिए कि प्रॉफिट फॉर द पीरियड फॉर 1/4/2022 टू 31 दिसंबर 2022 कैसे असर्टेन करोगे, प्रोपोर्शनेटली ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 3 ईयर। यानी प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट आप क्या मानोगे, जो एवरेज प्रॉफिट है 3 साल का, हम वही इस साल का प्रॉफिट मान लेंगे। देखो हो क्या रहा है, इसकी डेट हो गई 31 दिसंबर को, लेकिन इतने टाइम तो उसने बिजनेस में काम किया है ना, तो 9 मंथ का हमको इसको प्रॉफिट देना पड़ेगा। तो आपने कहा यार इस साल का प्रॉफिट अभी हमने कैलकुलेट नहीं किया है, तो ये जो पिछले 3 साल का प्रॉफिट है ना, इसका तुम एक एवरेज प्रॉफिट निकाल लो और एवरेज प्रॉफिट को यूज करके तुम जेड का शेयर निकाल लो इन द प्रॉफिट। तो देखो आपका एवरेज प्रॉफिट कितना निकल के आया था, आपका एवरेज प्रॉफिट निकल के आया 24,000। लेकिन ये एवरेज प्रॉफिट कितने महीने का है, ये 12 मंथ का है। और आपको कितने मंथ का प्रॉफिट चाहिए, दीदी जेड ने तो फर्म में सिर्फ 9 मंथ तक काम किया, तो उसको सिर्फ 9 मंथ का हम प्रॉफिट देंगे। तो पॉइंट 2 डालो, जेड शेयर इन प्रॉफिट। तो आपका एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर कितना है, 24,000। तो इस साल का प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट आपका कितना हो जाएगा, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है 24,000। अब हमें सिर्फ 9 मंथ का चाहिए ना, तो 24,000 इंटू 9 डिवाइड 12 कर देंगे तो हमारे पास 9 मंथ का प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। कैलकुलेट करो कितना है, 24,000 डिवाइड 12 इंटू 9, तो तुम्हारा प्रॉफिट कितना निकल के आया, 18,000 रुपीज़। बट ये 18,000 रुपीज़ पर तो तीनों पार्टनर का हक है, जेड को तो खाली जेड का शेयर मिलेगा। और जेड का शेयर कितना है, जेड का पीएसआर है कितना, आपका 2/5। ओके, तो आपको 18,000 रुपीज़ का कितना देना है, 18,000 रुपीज़ का जब हम 2/5 कर लेंगे तो जेड का शेयर निकल के आ जाएगा। तो जेड का शेयर कितना हो गया, 18,000 डिवाइड 5 इंटू 2, आ गया आपका शेयर 7,200। देखो फिर से रिपीट करती हूँ, हमने कहा इस साल का प्रॉफिट तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो पिछले 3 सालों का जो एवरेज प्रॉफिट हुआ है उसको बेस मान के तुम इस साल जेड का शेयर निकालो। तो हमने कहा यार पिछले एवरेज प्रॉफिट आया हमारा 24,000, बट ये पूरे 12 महीने का, तो 9 महीने का कितना होगा, आपने 9 महीने का निकाला। बट ये तो तीनों पार्टनर का प्रॉफिट हो गया, इसमें जेड का शेयर कितना है 2/5, तो आपने 2/5 निकाला। तो आप इसको शॉर्ट में भी कर सकते थे, कैसे, 24,000 को आपने इस साल का प्रॉफिट ले लिया, इसको आपने 9 मंथ का कैलकुलेट किया, फिर इसमें आपने जेड का शेयर दिया। बुक में इसी तरीके से कर रखा, तो आप इसको शॉर्ट में भी कर सकते हो, यहाँ पे डिटेल में भी कर सकते हो। तो आपका फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पॉइंट क्या है, आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, एज्यूमिंग दैट अदर आइटम ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी रिमेन द सेम। तो आपको क्या बनाना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट के लिए सारे एडजस्टमेंट की चीजें यहाँ पर दे रखी है। क्या दे रखा है आपको, इन्वेंट्री कितने की हो गई, 16,000 रुपीज़ की, जबकि इन्वेंट्री की बैलेंस शीट में वैल्यू कितनी दे रखी है, बैलेंस शीट में वैल्यू है 20,000 रुपीज़। तो देखो इन्वेंट्री की वैल्यू क्या हो गई, डाउन हो गई है, 20,000 से कितने हो गए, 16,000। तो आपको रीवैल्यूएशन पर लॉस हो गया 4,000 रुपीज़। नेक्स्ट आपको दे रखा है आपकी जो बिल्डिंग है 1,40,000 की हो गई और कंप्यूटर 50,000 का हो गया। तो बिल्डिंग के आगे लिख दो 1,40,000, यानी 20,000 रुपीज़ का तुम्हें प्रॉफिट हुआ है, और कंप्यूटर कितने का हो गया 50,000, यानी 30,000 रुपीज़ का तुम्हें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। अब देखो आगे क्या दे रखा है, इन्वेस्टमेंट में क्या हुआ है, 6,000 रुपीज़ की वैल्यू हो गई है। ट्रेड रिसीवेबल्स वर
कंसीडर गुड। जो ट्रेड रिसीवेबल्स है उनको आपने गुड ही माना है, यानी क्या है, सारे अच्छे हैं, आपका कोई प्रोविजन बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो आपको इन्वेस्टमेंट की वैल्यू लिख दो कितनी, 6000, यानी कितने से इन्वेस्टमेंट डाउन हो गए, 4000 से। अब आप फटाफट से बना लो रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो फर्स्ट क्या लिख दोगे, आपकी बिल्डिंग 1,20,000 से 1,40,000 हो गई, यानी 20,000 रुपीज का आपको प्रॉफिट हो गया। रीवैल्यूएशन अकाउंट का टाइप क्या होता है, या नॉमिनल अकाउंट होता है। इसमें जितने भी प्रॉफिट होते हैं आप क्रेडिट साइड में लिखते हो, जितना भी लॉस होता है आप डेबिट साइड में लिखते हो। तो आपकी बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हुई है, तो आप रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिख दोगे, बाय बिल्डिंग, और क्या वैल्यू लिखोगे, 1,40,000 हो गया, यानी 20,000 रुपीज का तुम्हें प्रॉफिट हो गया। आगे देखो, आगे क्या हो रहा है, आगे आप कह रहे हो आपके जो कंप्यूटर है 80,000 से 50,000 हो गया, यानी 30,000 रुपीज का आपको लॉस हो गया। लॉस कहाँ आएगा, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। तो यहाँ पे लिखो 2 में क्या लिख दोगे आप, 2 में हम लिखेंगे यहाँ पर कंप्यूटर, और कितनी वैल्यू लिखोगे, 30,000 रुपीज। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, इन्वेंट्री आपकी 20,000 से 16,000 हो गई, यानी 4,000 का आपको लॉस हो गया। लिख दो 2 इन्वेंट्री। क्या वैल्यू हो गई आपकी, 4,000। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, नेक्स्ट दे रखा है इन्वेस्टमेंट 10,000 से 6,000 हो गया, यानी 4,000 रुपीज का आपको लॉस हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, 2 इन्वेस्टमेंट। कितना अमाउंट आ गया आपका, 4,000 रुपीज। क्लियर यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर ये सारी चीज़ें तो आप लिख दो कि एक चीज़ आप मिस्टेक कर सकते हो, वो ये है कि आपने यहाँ पर एक एसेट्स खरीदी थी, कार, वो आप बुक्स में लेकर आए। तो अब यहाँ पर 9 मंथ में जो आपने प्रॉफिट लेना है, उस प्रॉफिट में आपका डेप्रिशिएशन भी कैलकुलेट होगा। यानी इस दिन आपने, मान लो आपकी एसेट्स कितनी है, 40,000 रुपीज़ की, तो अब क्या करोगे, ये 40,000 रुपीज़ के एसेट से 8,000 रुपीज़ पर इस पर क्या हो रहा है, डेप्रिशिएशन। यानी 31 मार्च 2022 को इसकी वैल्यू कितनी थी, 32,000। ओके, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू कितनी होगी, 31 मार्च 2022 को यहाँ पर इसकी वैल्यू है 32,000। तो इस 32,000 रुपीज़ पर 9 मंथ का डेप्रिशिएशन लगेगा। देखो डेप्रिशिएशन से भी आपकी एसेट्स की वैल्यू डाउन होती है, तो डाउन हो रही है एसेट्स की वैल्यू, तो कहाँ चला जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो इस एडजस्टमेंट को तुम अंडरलाइन कर देना, क्योंकि आप रीवैल्यूएशन में सारी चीज़ें लिख दोगे, लेकिन इसमें आपकी मिस्टेक हो सकती है। देखो यहाँ पर 31 दिसंबर को आप क्या देख रहे हो कि एसेट्स की वैल्यू कितनी डाउन हुई है, तो कार की वैल्यू भी तो डाउन हुई है। तो कार की वैल्यू डाउन हुई है ना, तो आपको इसको क्या करना है, रीवैल्यूएशन में लिखना है 9 मंथ का डेप्रिशिएशन। तो आप सब लिख दोगे, ये गलती हो सकती है, तो इसको आप अंडरलाइन कर देना। मैं भी यहाँ पर किसी अलग कलर से इसको लिखती हूँ ताकि आपका अटेंशन इस पर जाएगा। क्या लिखोगे, आप लिखोगे 2 में क्या लिख दोगे, आप लिखोगे डेप्रिशिएशन ऑन कार, और कितना लगेगा, आपकी 32,000 ओपनिंग वैल्यू है। क्योंकि देखो आपकी बुक्स कब बंद हुई, 31 मार्च 2022 को। आपने एसेट्स कब खरीदी थी, आपने एसेट्स खरीदी थी इसको 1 अप्रैल 2021 में। तो पूरे साल डेप्रिशिएशन लगा, तो उसके बाद वैल्यू कितनी होगी, 32,000। यानी कि यहाँ पर 31 मार्च 2022 को वैल्यू थी 32,000। अब आपको 9 मंथ का डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करना है, तो आप किसको बेस बनाओगे, 32,000 रुपीज़ को बेस बनाओगे। तो 32,000 का आप निकालो 20%। तो देखो ये 9 मंथ तक एसेट्स यूज हुई है, तो इसके ऊपर 9 मंथ का आपको डेप्रिशिएशन लगाना पड़ेगा। तो देखो कैलकुलेट करो, 32,000 इंटू 20% डिवाइड 12 इंटू 9, तो आपके कितना आ गया, 4,800 आपका डेप्रिशिएशन आ गया। तो आप इसको क्या कर लो, अपनी कॉपी में भी इसको हाईलाइट कर लो, क्योंकि आप यहाँ पर मिस्टेक कर सकते हो, क्वेश्चन मार्क कर दो या फिर कुछ भी हाईलाइट कर दो, ताकि आप जब भी आप इसको रिवीजन कर रहे हो ना, तो आप इजीली आपका इसके ऊपर फोकस जाए कि यार ये चीज़ में गलती मुझसे हो सकती है। तो देखो सारी चीज़ें लिख दी है, अब तुम्हें निकालना है रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस जो भी है। तो देखो डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा है, यानी क्या इस बार आपको रीवैल्यूएशन पर क्या होगा, लॉस होगा। तो टोटल करो, डेबिट साइड की कितनी आ रही है, 30 + 8 कितना हो गया, 38,000।
38,000 प्लस 4,800, आपकी टोटल कितनी आ गई? आपकी टोटल आ गई 42,800। 42,800 में से आपने 20,000 रुपीज़ लेस किए तो आपके कितना का लॉस आ गया? 22,800 का लॉस आ गया। और ये लॉस किस में बच जाएगा? ये लॉस आपके बचेगा एक्स, वाई एंड जेड में। किस रेशियो में? इनका पीएसआर क्या है? इनका पीएसआर है 1:2:2। तो यानी एक्स को लॉस में कितना हिस्सा मिलेगा? 22,800 का 1/5। वाई को कितना मिलेगा? 2/5। और जेड को कितना मिल जाएगा? 2/5। तो कितना आया? कैलकुलेट करके देखो। 22,800 डिवाइड 5, यानी एक्स को मिल गया है 4560। जेड, वाई को कितना मिला? इंटू 2, 9120। और जेड को भी कितना मिल जाएगा? 9120। तो देखो रीवैल्यूएशन का लॉस हुआ है तो ये कहाँ आ जाएगा? अब रीवैल्यूएशन का क्योंकि लॉस हुआ है तो अब आप इसको लिखोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। तो यहाँ पर आप लिख दोगे टू रीवैल्यूएशन, क्योंकि लॉस से कैपिटल डिक्रीज हो रही है तो आप इसे कहाँ लिख दोगे? डेबिट साइड में। तो लिख दो कितना अमाउंट है? 4560, 9120, 9120। अब देखो नेक्स्ट थिंग आपको क्या दे रखी है? यदि हमको कैपिटल अकाउंट बनाना है ना तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर क्या? इसका बैलेंस। देखो आपको सेकंड पॉइंट में रिवैल्यूएशन अकाउंट पूछा था और थर्ड पॉइंट में क्या है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दो और बैलेंस शीट बना दो। तो देखो इसकी ओपनिंग कैपिटल कितनी है? एक्स की है 40,000, वाई की है 80,000 एंड जेड की है 80,000। तो लिख दो आप। ओपनिंग कैपिटल कितनी आ जाएगी? एक्स की 40,000 रुपीज़, वाई की आ जाएगी आपकी 80,000 रुपीज़ और जेड की आ जाएगी 80,000 रुपीज़। क्लियर? अब देखो और बैलेंस शीट में ऐसा कुछ जो आपके कैपिटल अकाउंट में आएगा? हाँ दीदी, ये जनरल रिजर्व है वो हमारे पार्टनर्स में बच जाएगा। किस रेशियो में? इनके पीएसआर में। यानी एक्स, वाई और जेड को क्या 1:2:2 में आपको देना पड़ेगा। तो एक्स को कितना मिल जाएगा? एक्स को मिलेगा 30,000 रुपीज़ का 1/5, वाई को मिलेगा 2/5 और जेड को भी मिलेगा 2/5। तो कैलकुलेट करके बताओ कितना है? 30,000 डिवाइड 5 करोगे तो कितना आ गया? आपका 6,000 रुपीज़। ओके, और वाई का कितना मिलेगा? दीदी वाई को मिलेगा 12,000 और जेड को भी मिल जाएगा 12,000। और कहाँ लिखोगे दीदी? जनरल रिजर्व से आपके पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होती है ना तो आप इसे क्रेडिट साइड में लिख दो बाय जनरल रिजर्व। और एक्स को कितना मिल गया? 6,000, वाई को कितना मिल गया? 12,000 और जेड को कितना मिल गया? 12,000। तो देखो जब भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हो तो क्या करते हो दीदी? सबसे पहले हम अगर बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है तो वो लिख देंगे, फिर करेंगे गुडविल का एडजस्टमेंट, क्योंकि जब भी किसी पार्टनर की डेथ होती है तो क्या होता है वो अपनी गुडविल में हिस्सा भी लेकर जाता है। तो देखो पूरी फर्म की गुडविल कितनी थी दीदी? पूरी फर्म की गुडविल हमने कैलकुलेट की थी, वो हमारी आई थी 48,000। तो अब इसमें मुझे बताओ जेड का शेयर कितना होगा? दीदी टोटल फर्म की गुडविल है 48,000 रुपीज़ और इसमें जेड का हिस्सा कितना है? 2/5। तो 48,000 रुपीज़ का 2/5 मिल जाएगा जेड को। तो कैलकुलेट करो कितना आ रहा है? गुडविल है टोटल 48,000, इसमें जेड का हिस्सा है 2/5 यानी डिवाइड 5 इंटू 2। तो जेड का हिस्सा आ गया 19,200। क्योंकि यहाँ पर जेड जा रहा है तो जेड सेक्रीफाई कर रहा है तो यहाँ पर गेन किसको हो रहा है? एक्स को और वाई को। किस रेशियो में हो रहा है दीदी? जब गैनिंग रेशियो नहीं दे रखा हो तो ओल्ड रेशियो ही हम क्या मान लेते हैं? गैनिंग रेशियो मान लेते हैं। तो क्या एंट्री हो जाएगी दीदी? जब भी गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री होती है तो एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइंग पार्टनर्स, क्योंकि जेड को यहाँ पर क्या हो रहा है? सैक्रिफाई कर रहा है। तो एक्स और वाई क्या करेंगे? जेड को गुडविल में हिस्सा देंगे। तो एंट्री आपकी क्या हो जाएगी? एक्स अकाउंट डेबिट, वाई अकाउंट डेबिट टू जेड। और जेड को कितना मिल जाएगा? जेड को मिलेगा 19,200। और कौन कौन देगा? एक्स देगा और वाई देगा। किस रेशियो में देगा दीदी? गैनिंग रेशियो में। और इनका गैनिंग रेशियो दे रखा है क्या? नहीं। तो इनका ओल्ड रेशियो क्या था दीदी? इनका ओल्ड रेशियो था 1:2:2, यानी एक्स और वाई का क्या था? 1:2। तो इनके ओल्ड रेशियो में ही ये गुडविल बट जाएगी। तो कैलकुलेट करो कितने आ रहा है? 19,200 का 1/3
एक्स देगा और 19,200 का 2/3 बाई 3 यानी एक्स देगा 6,400 और वाई कितना देगा इंटू 2 कर दो तो तुम्हारा आ गया 12,800। तो इस एंट्री का इफेक्ट कहाँ दे दोगे, तुम कैपिटल अकाउंट में दे दोगे। क्या एंट्री हो जाएगी तुम्हारी दीदी, हम कैपिटल अकाउंट में जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे बाय एक्स एंड वाई और टोटल दोनों किसको देंगे, जेड को देंगे कितना 19,200। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। देखो अब यहाँ पे क्या लिख दोगे, यहाँ पे तुम लिखोगे 2z और x के अंदर कितना लिखोगे, x के अंदर लिखोगे 6,400 बिकॉज x इतना दे रहा है और y कितना दे रहा था 12,800। यहाँ तक तो तुम इजीली कर लोगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम कहाँ आएगी दीदी, देखो यहाँ पर आपने अभी तक प्रॉफिट तो एडजस्ट कर लिया लेकिन हमारी बैलेंस शीट में आप एसेट्स लेकर नहीं आए हो 31 मार्च 2022 को। तो 31 मार्च 2022 को यहाँ पर आप एसेट्स भी शो करोगे बैलेंस शीट में, तो क्या हो जाएगा दीदी, जब हम एसेट्स लेकर आएंगे तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, कार अकाउंट डेबिट। और कितने की वैल्यू थी 31 मार्च 2022 को, इस कार की वैल्यू थी 32,000। देखो डेबिट तो कार हो जाएगा लेकिन क्रेडिट में क्या लिखोगे, आप कह रहे हो दीदी देखो अगर हम सही से इसको लिखते और कहाँ लिखते हैं बैलेंस शीट में तो हमारा प्रॉफिट 32,000 से ज़्यादा आता, तो ये प्रॉफिट कहाँ बढ़ता, पार्टनर्स में बटा ना। तो ये जो 32,000 रुपीज़ का जो प्रॉफिट हो रहा है नई एसेट्स, यानी एक तरीके से क्या है आपकी बुक्स में एसेट्स आ रही है यानी क्या आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, तो ये कहाँ बच जाएगा एक्स वाई जेड में। तो एक्स वाई जेड में किस रेशियो में बांटोगे, इनके PSR में, यानी 1:2:2। देखो अगर ये गलती नहीं करते तो सारे पार्टनर्स को ये प्रॉफिट मिलता और किस रेशियो में मिलता, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो देखो अब हम कार लेकर आ गए, हम हमारी गलती सुधार रहे, तो ये प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा, एक्स वाई जेड में चला जाएगा। और किस रेशियो में 1:2:2। तो देखो बाइफरकेट कर लो, कितना आ रहा है, एक्स को मिलेगा 32,000 का 1/5, वाई को कितना मिल जाएगा 32,000 का 2/5 और जेड को कितना मिल जाएगा 32,000 का 2/5। देखो कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, 32,000 डिवाइड 5, एक्स को मिला 6,400, वाई को कितना मिला, वाई को मिला 12,800 और जेड को कितना मिला 12,800। ओके, तो यहाँ पर लिख दो एंट्री क्या हो जाएगी, इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे तुम लिखोगे बाय कार और एक्स में कितना लिख दोगे 6,400, वाई में कितना लिख दोगे 12,800 और जेड में कितना लिख दोगे 12,800। अब देखो क्या हुआ है, बैलेंस शीट में आपके कार आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, अब देखो दीदी हमने जेड को प्रॉफिट में हिस्सा दिया था, क्योंकि ये जब जाएगा ना 31 दिसंबर को तो इसका जो रिप्रेजेंटेटिव होगा यार कहेगा 9 मंथ तक तो जेड ने काम किया ना बिजनेस में, तो इसका प्रॉफिट दो। तो जेड का शेयर हमने कैलकुलेट किया था, कितना आया था 7,200। अगेन यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट है, अगर ड्यूरिंग द पीरियड तुम प्रॉफिट में हिस्सा पार्टनर को दे रहे हो ना तो वो देते हो PNL सस्पेंस अकाउंट से। यही तुम 31 मार्च को प्रॉफिट में हिस्सा देते हैं ना तो यहाँ पर नाम आता PNL एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि 31 मार्च को हम प्रॉपर बुक्स बनाते हो और प्रॉफिट में हिस्सा PNL एप्रोप्रिएशन अकाउंट से देते हैं। जबकि ईयर के बीच में जब किसी पार्टनर को प्रॉफिट में हिस्सा दिया जाता है तो हमारी बुक्स फाइनल नहीं होती है, तो एक तरीके से हम PNL सस्पेंस अकाउंट खोलकर उसको प्रॉफिट में हिस्सा दे देंगे। और ये कहाँ जाएगा, एंट्री क्या होगी, क्योंकि पार्टनर्स को प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा ना तो यहाँ पर हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, PNL सस्पेंस अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री कर दोगे, प्रॉफिट बांटने की PNL सस्पेंस अकाउंट डेबिट, 2 क्या लिख दोगे जेड, और कितना हिस्सा आ रहा है 7,200 और 7,200। क्या कर दोगे, इसका फर्स्ट इफेक्ट जेड की कैपिटल को इंक्रीज कर दोगे, तो यहाँ क्या लिखोगे बाय PNL सस्पेंस अकाउंट। कितना अमाउंट आ जाएगा जेड का ना
जेड के अंदर आ जाएगा 7200 और इसका दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में, क्योंकि डेबिट साइड है ना, तो बैलेंस शीट के कहाँ आ जाएगा, एसेट साइड में तुम इसको लिख दोगे। तो यहाँ पर हम गलती कर देते हैं हमेशा लिखने से, तो आप ये गलती मत करना। बैलेंस शीट के एसेट साइड में आप लिख दोगे पीएनएल सस्पेंस अकाउंट 7200। यहाँ तक क्लियर। अब देखो अब और क्या बाकी है दीदी, सारी चीजें हो गई है। अब आपको क्या करना है, अकाउंट क्लोज कर। सबसे पहले क्या करोगे, जेड का अकाउंट क्लोज करोगे, जो भी बैलेंस आएगा वो कहाँ ट्रांसफर कर दोगे, जेड के एग्जीक्यूटर अकाउंट में। तो जेड एग्जीक्यूटर अकाउंट में आप बैलेंस ट्रांसफर कर दो। तो जेड के क्रेडिट साइड की टोटल करो 80,000 प्लस 12,000 प्लस 19,200 प्लस 12,800 प्लस 7,200, आपकी टोटल आ रही है 1,31,200। इसमें से क्या लेस कर दोगे, 9120, तो लेस कर दो 9120, आपका बैलेंस कितना आ जाएगा, 1,22,080। ये आपके कहाँ चला जाएगा दीदी, ये लाइबिलिटी है, तो बैलेंस शीट में जाएगा एग्जीक्यूटर अकाउंट के नाम से, और कहाँ लिखोगे, लाइबिलिटी साइड में लिख दोगे। क्लियर। अब क्या कर दो, एक्स और वाई का भी बैलेंस निकाल दो, बैलेंस सीधी हो जाएगा। तो देखो कितना आ रहा है एक्स और वाई का बैलेंस, एक्स की टोटल करो 40,000 प्लस 6,000 प्लस 6,400, आपकी टोटल आ गई 52,400। लेस क्या कर दोगे, लेस आप कर दोगे -4560 माइनस 6,400, आपका बैलेंस आ गया 41,440। इधर वाई का बैलेंस देखो, वाई का बैलेंस क्या आ रहा है, 80,000 प्लस 12,000 प्लस 12,800 माइनस 9120 माइनस 12800, तो आपका आ गया 82,880। अब ये आप कहाँ लिख दोगे, आप बैलेंस शीट में लिख दोगे। अब आपको क्या बनानी है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जो चीज़ें आप लिखने से भूल सकते हो वो क्या, फर्स्ट थिंग है आपका पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। देखो प्रॉफिट में आपने हिस्सा दिया था ना जेड को, वो आपने कहाँ डाला था, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट में, तो ये आप लिखने से भूल सकते हो। कितना था, 7,200, देखो यहाँ पे अपन ने लिखा है 7,200, तो वो लिख दो। फिर आप क्या भूल सकते हो, एग्जीक्यूटर का बैलेंस, तो यहाँ पे लिख दो जेड्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। क्या बैलेंस आया था उसका बैलेंस आया था 1,22,080। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है पार्टनर्स की कैपिटल। क्या कैपिटल है, एक्स की है और वाई की है। एक्स का कितना है, देखिए एक्स का है 41,440 और वाई का कितना है, वाई की कैपिटल है 82,800। 1 मिनट, यहाँ पे अपनी 82,880 आई थी, कितना आ गया 82,880, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 82,880। अब आपको क्या लिखना है दीदी, जो हमने कार खरीदी थी ना, कार की वैल्यू तुम लेकर कितने आए थे दीदी, हमने एंट्री की थी कार अकाउंट डेबिट टू एक्स वाई एंड जेड, और 32,000 रुपीज़ से हम क्या कार की वैल्यू लेके आए थे। तो बैलेंस शीट में क्या लिखोगे, कार और वैल्यू क्या लिख दोगे 32,000। अब आपको याद होगा रीवैल्यूएशन में हमने इस पर डेप्रिसिएशन लगाया था, तो यहाँ पर लेस कर दोगे डेप्रिसिएशन 9 मंथ का कितना हो जाएगा 4,800, तो आपकी कार की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32,000 माइनस 4,800, आपकी वैल्यू आ गई है 27,200। यहाँ तक क्लियर। अब देख लो, अब बैलेंस शीट में जो लिख रखा है वो फटाफट से आप लिख दो। तो क्या लिख रखा है बैलेंस शीट में, बिल्डिंग की वैल्यू कितनी 1,40,000 और कंप्यूटर कितना है 50,000 रुपीज़ का, तो आप लिख दो बिल्डिंग क्या वैल्यू है 1,40,000, और आपका जो नेक्स्ट है कंप्यूटर की वैल्यू कितनी है, यदि कंप्यूटर की हमारी वैल्यू आई है 50,000 रुपीज़। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है बैलेंस शीट में, नेक्स्ट है आपका इन्वेंट्री कितने की 16,000, ट्रेड रिसीवेबल कितने 20,000, तो आप लिखो इन्वेंट्री क्या वैल्यू है इन्वेंट्री की 16,000। ट्रेड रिसीवेबल्स थे आपके, नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू क्या है 20,000, क्योंकि सारे ही अच्छे हैं, यानी कोई प्रोविजन आपको बनाना ही नहीं है। फिर आपका क्या था कैश बैलेंस कितना है देख के बताओ, कैश है आपका 50,000, तो लिख लो 50,000। फिर क्या था इन्वेस्टमेंट था
इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने की हो गई थी दीदी? इन्वेस्टमेंट थे हमारे 10,000 रुपीज़ के और कितने हो गए थे 6,000, यानी आप 6,000 इन्वेस्टमेंट में लिख दो। अब नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है दीदी? लाइबिलिटी साइड में ट्रेड्स पेबल है 20,000 एंड बैंक लोन है 50,000, तो लिख दो। ट्रेड पेबल कितने आ जाएंगे 20,000 और आपका लोन अमाउंट कितना आ जाएगा 50,000 रुपीज़। सब हो गया। अब टोटल कर लो बैलेंस शीट में मैच कर रही है या नहीं। तो देखो 27,200 प्लस 1,40,000 प्लस 50,000 प्लस 16,000 प्लस 20,000 प्लस 50,000 प्लस 6,000 प्लस 7,200, आपकी टोटल आ रही है 3,16,400। लाइबिलिटी साइड के देखो 41,440 प्लस 82,880 प्लस 20,000 प्लस 50,000 प्लस 1,22,080, आपके टोटल आ गई है 3,16,400। तो आपकी बैलेंस शीट मिल गई। तो देखो इस क्वेश्चन के एंड में अब आप क्या लिखोगे? इस पूरे क्वेश्चन की जान थी कार का एडजस्टमेंट, और कार के एडजस्टमेंट का इफेक्ट कहाँ कहाँ आया था। तो देखो फर्स्ट तुम इसके नीचे लिख दोगे एवरेज प्रॉफिट में कार की वैल्यू एडजस्ट करोगे। आपको याद है अपन ने 32,000 2022 ईयर के प्रॉफिट में ऐड किए थे। तो इसका फर्स्ट इफेक्ट जो कार के एडजस्टमेंट अपन ने किए थे, पूरे क्वेश्चन में जो नया पॉइंट उसका समरी है मैं आपको लिखा रही हूँ कि जब आप रिवाइज भी करो ना तो आप इजीली इस पॉइंट को आप रिवाइज कर लो। तो एवरेज प्रॉफिट में कार की वैल्यू का एडजस्टमेंट होगा। फिर क्या हुआ? सेकंड पॉइंट लिखो, कार का हुआ था सेकंड पॉइंट, और थर्ड पॉइंट आपके किसका हुआ? डेप्रिसिएशन का। तो कार के दो इफेक्ट गए थे, एक तो आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में गया था। देखो कार की किसी भी चीज की एंट्री होगी ना तो उसके दो इफेक्ट होंगे। तो कार का फर्स्ट इफेक्ट कहाँ गया था? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तुमने क्या किया था दीदी? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में जब भी कोई एसेट्स इंक्रीज होती है तो जितने भी पुराने पार्टनर्स होते हैं वो ओल्ड रेशो में वो बांट लेते हैं। आपने यहाँ पे 32,000 रुपीज़ ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बांट दिए। उसका दूसरा इफेक्ट क्या हुआ? तुमने इसे शो किया कहाँ पर? इन बैलेंस शीट। और क्या वैल्यू से शो करोगे दीदी? 32,000 रुपीज़ में लेकर आए ना तो 32,000 लिख देंगे, फिर 9 मंथ का इसमें डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे। अब ये देखो दो इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन के। देखो फर्स्ट तो क्या हुआ? आपने रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में डेप्रिसिएशन लिखा, तो यहाँ पर रीवैल्यूएशन के दिया साइड में इसका इफेक्ट आपने दिया। सेकंड इफेक्ट आपने रीवैल्यूएशन में एसेट्स की वैल्यू को डिक्रीज किया। रीवैल्यूएशन में एसेट्स की वैल्यू को डिक्रीज किया। यानी ये जो 4,800 आपके आए ना वो यहाँ पर आपके लेस हो गए। क्या अमाउंट? 4,800। क्लियर? तो ये पूरी आप समरी लिख लो। पूरे क्वेश्चन में खाली ये कार का जो एडजस्टमेंट है वही इंपॉर्टेंट है, उसी की वजह से तुम्हारी मिस्टेक हो सकती है। तो फर्स्ट तुमने क्या किया था दीदी? फर्स्ट हमने कार की वैल्यू एडजस्ट की थी एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन में। फिर कार के हमने दो इफेक्ट दिए थे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने कार की वैल्यू बांट दी थी 32,000 से, और बैलेंस शीट में लिखी थी 32,000। ओके, फिर तुमने क्या किया था दीदी? डेप्रिसिएशन लिखा था रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। यहाँ पर रीवैल्यूएशन नहीं है, यहाँ पर क्या है आपका? बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में आपने एसेट्स की वैल्यू में इसको क्या करना है? डिक्रीज किया है। आई होप ये पूरा क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अगर अभी भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर करने का ट्राई करूंगी। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।